You've been waiting for it, I've been waiting for it, we all have been waiting for it. ये है टाटा की नई नवेली और मोस्ट एंटिसिपेटेड मिनी स्लैश माइक्रो एसयूवी टाटा पंच, या फिर एक रेज्ड हैचबैक भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसका एग्जैक्टली वही है जो हमने एल्ट्रॉस हैचबैक पे देखा है। पर सवाल ये है कि क्या इसमें वाकई में वो पंच है परफॉर्मेंस वाइज, और किन मामलों में ये पंच खाती है और किन मामलों में ये पंच देती है, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसेंस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टाटा's ब्रांड न्यू पंच। Alright, so the first things first, looks, how does it look? ये आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मुझे एक्चुअली देखने में, मतलब पहली बार हुआ है ये टाटा की कोई नई गाड़ी आई है और उतनी ज़्यादा हेड टर्नर नहीं है। इसका एक अच्छा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारी टाटा की जो एग्जिस्टिंग एसयूवीज़ है उनका मिश्रण ये लगता है, तो बहुत सारे लोग दूर से देखते हैं, उनको लगता होगा कि शायद नेक्सॉन आ रही है या नेक्सॉन का अपडेटेड मॉडल है या कोई वेरिएंट है। इस वजह से ये उतनी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है। अदरवाइज टाटा की कोई भी नई गाड़ी आती है तो लोग रुक रुक कर पूछते हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात कर रही है तो आपको बता दूं कि फ्रंट में ह्यूमैनिटी लाइन आपको नज़र आती है, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है, वही टेस्टफुली आपने जो हैरियर में देखा है यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट नज़र आती है, क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पे नज़र आता है। ये हेडलैम्प यूनिट है, हैलोजन प्रोजेक्टर्स आपको दिए गए हैं टॉप एंड वेरिएंट में, उससे नीचे शायद वेरिएंट्स में आपको सिर्फ हैलोजन मिलेगी, प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। टर्न इंडिकेटर जो हैं वो आपको हैलोजन मिलते हैं, फॉग लैम्प जो है वो आपको हैलोजन मिलते हैं। और एक चीज़ जो फ्रंट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है ये बम्पर, ये जो ब्लैक प्लास्टिक पोर्शन है जो कि थोड़ी रगडनेस भी देने की कोशिश करता है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक्चुअली ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जगह ले लेता है ये फ्रंट की अगर आप बात करोगे। पर अच्छी बात ये है, जब नेक्सॉन मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन लगी थी, मुझे पसंद नहीं आई थी उतनी ज़्यादा। ये मुझे पहली नज़र में ही ज़्यादा बेहतर लग रही है, फ्रंट से तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लग रही है। आप साइड की तरफ मूव करोगे तो साइड में 16 इंच के अलॉय व्हील्स पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी। अपोलो के टायर्स है, 195/60 सेक्शन है, अच्छा साइज़ है। अच्छी बात है कि 15 इंच नहीं दिया इन्होंने, 16 इंच ही रखा है और काफ़ी मोटा टायर है, काफ़ी वाइड टायर है। ब्लैक प्लास्टिक लाइनिंग आपको यहाँ पे भी नज़र आती है। रूफ रेल टिपिकल फैशन जो आपको सूडो एसयूवीज़ में देखने को मिलता है वो आपको दिया गया है, हालांकि फंक्शनल नहीं लग रही है, ये सिर्फ शोबाजी के लिए लग रही है। उसके अलावा डुअल टोन फिनिश का इस्तेमाल है, वाइट ब्लैक वाइट रूफ दिया गया है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, दरवाज़ा एक्सेस करने के लिए, और पीछे वाला दरवाज़ा एल्ट्रॉस टिपिकल एल्ट्रॉस फैशन में, या फिर हमने और गाड़ियों में देखा है, स्विफ्ट में भी देखा है, वीट से ही शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आपको दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पे हैंडल आपको दिया गया है। बाकी ओवरऑल डिमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो लंबाई के मामले में और चौड़ाई के मामले में ये मार्जिनली, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है इसमें और नेक्सॉन में, जो कि दिखाता है कि ये ऑलमोस्ट नेक्सॉन के जैसे ही पोजीशन हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स नेक्सॉन इससे ऊपर पोजीशन होगी। सब 4 मीटर माइक्रो एसयूवी मिनी एसयूवी होते हुए भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगती है देखने में, फ्रंट और साइड से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। रियर का क्या हाल है? एक्चुअली यही एक सेक्शन है जहाँ पे मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी है। फ्रंट काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, साइड भी अच्छा लगता है इसका, रियर से ये उतनी कुछ खास नहीं लगती है। ये जो जैसे कि फ्रंट में ये पूरा जो ब्लैक प्लास्टिक था, जो बम्पर वाला था, ये कॉम्बिनेशन और स्किड वाला कॉम्बिनेशन था, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था बट अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जगह घेर रहा है। पंच की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको नजर आएगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा नजर आएगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एक्चुअली 2 ही दिए गए हैं, जो कि मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बहुत लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। जब आप पार्क करते हो तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अड़ती है आपकी गाड़ी, यहाँ पे अगर पार्किंग सेंसर होता है तो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये कुछ दिया गया है। टेल लाइट्स काफ़ी छोटी है। टेल लाइट्स एक्चुअली मुझे लगता है कभी कभी वो थोड़ा क्विड वाले सेगमेंट जैसी छोटी सी आपको टेल लाइट दी गई है। ये स्टॉप लैंप आपको दिया गया है। वोकल फॉर लोकल का आपको बैज दिया गया है, ऑफकोर्स काम करता है इनके लिए बहुत ज़्यादा।
तो वो चीज़ दी गई है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करोगे तो लगभग 190 mm है अनलेडन, जो कि एक माइक्रो मिनी एसयूवी के लिए काफ़ी अच्छा खासा है। तो यही है इसके डिज़ाइन के बारे में बात। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ ये आपको ऑफर करती है। ऑलराइट, टाटा पंच का इंटीरियर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसी फिट एंड फिनिश है, क्या प्लास्टिक मटेरियल है, क्या क्वालिटी लेवल्स हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। शुरुआत डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड मल्टी लेयर्ड आप बोल सकते हो। ये एक अलग कलर है, फिर ये थोड़ा अलग तरीके से फिनिश किया गया है। एक्चुअली अच्छा लग रहा है ये वाली पार्ट। फिर ये थोड़ा वाइट सॉर्ट ऑफ फिनिश है, फिर ये वापस से टॉप से मिलता जुलता मतलब मल्टी लेयर्ड है। और ये ब्लू एक्सेंट्स जो हैं वो काफ़ी इसे थोड़ा स्पोर्टी सा स्टैंस डेफिनेटली दे रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत ये है कि ये वाला जो कलर है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गंदा होगा और यहाँ पे हाथ भी बहुत फ्रीक्वेंटली लगते रहते हैं। बाकी एक चीज़, फिट एंड फिनिश जो है ये कंपैरेटिवली अगर मैं टियागो से बात करूँगा, इनफैक्ट अल्ट्रॉस से मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी है। थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है गैप्स की वो थोड़ी बेहतर है, बट फिर भी कुछ कुछ जगह पर आपको मिलेगा। जैसे कि ये जो डैश ये कनेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, और अगर राइट साइड में देखोगे तो ये इवन लगता है। तो एक तरफ इवन है, एक तरफ अनइवन है, वो थोड़ी सी चीज़ है। और कुछ कुछ जगह पे अगेन वही गैप्स जो हैं वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, बट लाइक आई सेड इट इज़ मच बेटर देन अ लॉट ऑफ एंट्री लेवल टाटा मोटर्स कार्स। अगर बात करोगे कितने सॉलिड है, उस हिसाब से एक्चुअली काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे कि एसी वेंट्स का ये के लिए भी जो ये वेंट्स यूज़ किए हैं, ये बटन जो यूज़ किया है एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत सॉलिड लगता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स ऑफ कोर्स सब जगह हैं, सॉफ्ट मटेरियल आपको इस प्राइस पॉइंट में, जिस प्राइस पॉइंट में आएगी उसमें नहीं मिलता है आपको, बट ओवरऑल फिर भी जो फिनिशिंग है इस बार या जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा आपको डेफिनेटली लगने वाला है। लेदर फिनिश डेफिनेटली स्टीयरिंग व्हील में आपको दिया गया है, और आप इससे टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक ऑफ कोर्स आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो इसे, इस सेगमेंट में अगेन आप उम्मीद नहीं करते हो। एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि ये जो इसका हॉर्न है, हमने ये और भी गाड़ियों में देखा है, ये काफ़ी हार्ड है। इसे अभी मैं पूरा दबा रहा हूँ, पूरा एकदम तमीज़ से प्रेस करने पर आपको साइड से दबता है। यूजुअली हमारी बीच से दबाने की आदत होती है और यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, एक्चुअली दबता नहीं है ये। तो वो एक चीज़ है, पर देखने में ओवरऑल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश फिनिश दिया गया है, जो आप ग्लॉसी ग्रे आप बोलते हो। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको अल्ट्रॉस की याद दिलाएगा। हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग है। स्पीडोमीटर जो है आपका वो पूरा का पूरा आपको एनालॉग में मिलता है, बाकी टैकोमीटर जो है वो आपको डिजिटल में मिलता है। ऐसे कलर कॉम्बिनेशन जो है आप चाहें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी कितनी है, एवरेज फ्यूल इकॉनमी कितनी है, ट्रिप रीसेट कर सकते हो, बहुत सारे और बाकी सेटिंग्स जो हैं वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाता है। ये छोटी सी आपको एक टच स्क्रीन दी गई है, जो कि एक्चुअली काफ़ी छोटी लगती है, क्योंकि अब हमें बड़ी टच स्क्रीन देखने याद पड़ गई, 10 इंच 9 इंच ऐसी वाली टच स्क्रीन देखने की आदत पड़ गई है। बट ये एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। हारमन का आपको सिस्टम मिलता है, दैट मीन्स ऑडियो की एक्चुअली कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, अच्छा साउंड ये डेफिनेटली करता है। टच स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो इसका रिवर्स कैमरा है वो भी बहुत क्लियर है। बहुत सारी जो ऑफरिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नाइट है या काइगर है, वो मैग्नाइट स्पेसिफिकली 360 डिग्री कैमरा देती है, बट उसका एक भी कैमरा काम कर नहीं है क्योंकि क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो एक अच्छा कैमरा भी आप रिवर्स पार्किंग कैमरा देते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बाकी रेगुलर मैनुअल आईआरवीएम दिया गया है। मेरी उम्मीद हमेशा रहती है कि ऑटो डिमिंग आईआरवीएम दे दिया है, बट वो नहीं दिया गया है। सनरूफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी एक सिंगल लाइट यहाँ पे मिलती है, पीछे की तरफ कोई लाइट आपको नहीं मिलती है। ओवरऑल काफ़ी लोडेड सा कैबिन लगता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दिया गया है, मोड सेलेक्ट करने के बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और वन टच डाउन नहीं है ये, इनफैक्ट वन टच अप भी नहीं है। सारे के सारे आपको रेगुलर जो विंडो बटन्स होते हैं वो दिए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल। बाकी स्टोरेज स्पेस की बात करोगे तो वो भर भर के आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक काफ़ी डीप जगह दी गई है, हालांकि वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया है। अगैन इस सेगमेंट में आप उम्मीद नहीं करते हो, बट फास्ट चार्जिंग तो नहीं, रेगुलर USB आपको एक दिया गया है। यहाँ पे एक 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जगह दी गई है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। 12V पावर सॉकेट यहाँ पे भी दिया गया है। मतलब उन सब चीज़ों का, कनेक्टिविटी और स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। ये जो है ये बहुत ही बड़ा है। इनफैक्ट एक कंपार्टमेंट जो हमने नेक्सॉन में देखा था, कंपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ बना दिया है कि यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, फिर यहाँ पे कुछ रख सकते हो। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। ऑफ कोर्स ये आपको कूल्ड नहीं मिलता है,
बट उसकी कोई ख़ास ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक लाइक आई सेड एंट्री लेवल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे टियागो टिगोर से आपको ये बेटर लगने वाली है। इनफैक्ट अल्ट्रॉस से भी कई मामलों में, फिट एंड फिनिश मामलों में ये आपको बेहतर लगने वाली है। अब थोड़ी सीट्स की बात कर लेते हैं। सीट मुझे इसकी एक्चुअली ठीक लगी है, ठीक ठाक आपको साइड सपोर्ट दे देता है। हालांकि मतलब उतना ये थिक नहीं है, काफ़ी पतली सी सीट लगती है, बट ओवरऑल अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत चौड़े हैं, अगर ज़्यादा चौड़े आप हैं, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो। अगर आपकी फिजिक मेरी जितनी है तो आपको परेशानी नहीं होगी। बट फैब्रिक आपको दिया गया है और ये क्रॉस या वाई या एक्स जो भी आप इसे बोलना चाहें, वो आपको यहाँ पर पैटर्न नज़र आता है। ब्लू स्टिच आपको दी गई है, ओवरऑल देखने में अच्छी लगती है और एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से ठीक ठाक कंफर्टेबल भी आपको लगने वाली है। राइट, तो अब हम हैं इस गाड़ी के रेयर सीट में। और रेयर सीट पे बात करने से पहले एक बात जो कर लेते हैं, जो कि टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, कि इनके सभी दरवाजे, अल्ट्रॉस में भी ऐसे ही है और इसमें भी ऐसे ही 90 डिग्री वाइड ओपन होते हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, यस। बट दिक्कत ये है, जैसे कि बोलते हैं कि घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो इनग्रेस एग्रेस आसान हो जाता है। बैठ तो गए, बंद आपको बाहर से करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अदरवाइज एफर्ट बहुत मारना पड़ता है इसे बंद करने के लिए। सो दैट्स अ चैलेंज फॉर जो आपके एज्ड लोग आपकी फैमिली में हैं। बट ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट की अगर बात करोगे तो शानदार मैं बोलूँगा। मतलब फ्लैट आपका बेस है, मतलब जो टनल हम देखते हैं या सेंट्रल जो हम्प हम देखते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है। इनफैक्ट फ्लैट ही है, तो 3 लोग यहाँ पे डेफिनेटली आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट थाई सपोर्ट भी वन ऑफ द फाइनेस्ट है, मतलब ये जिस सेगमेंट में आएगी तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो शानदार आपको थाई सपोर्ट मिलता है। हेडरूम इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट जो बैकरेस्ट एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबली आप लंबी जर्नीज़ पे जा सकते हैं। कुशनिंग इट्स नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट। नी रूम शानदार, लेग रूम बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छी पैकेजिंग इन्होंने की है। एक कमी डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी है, वो है रेयर एसी वेंट नहीं है। और जिस हिसाब की गर्मी आज, जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली में हम हैं, फ्रंट पे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, बट रेयर में होने में से थोड़ा टाइम लगता है। अगर एसी वेंट हो जाते हैं तो वही चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो वो चीज़ ये यहाँ पे मिस करते हैं। बट उसके अलावा बड़े कप होल्डर्स, आपको बड़े बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में भी बड़े बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट इनकेस 2 लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, चाहिए भी नहीं है एक्चुअली आपको। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको कमी लगेगी, रेयर एसी वेंट तो है नहीं। 12V पावर सॉकेट आगे तो 2 दे दिए हैं, पर यहाँ पर कोई भी USB पोर्ट भी नहीं दिया, 12V पावर सॉकेट भी नहीं दिए, तो आपको थोड़ा डिपेंडेंट थोड़े आगे वाले के लिए रहना पड़ता है, थोड़ी वायरिंग वाला खेल हो जाएगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू स्पेंड टाइम या लॉन्ग ड्राइव्स पे अगर आप जाते हैं। आई एम डेफिनेटली क्वाइट इम्प्रेस्ड। ओके, तो अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, विच इज़ परफॉर्मेंस। इंटीरियर के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं, जो पसंद आया नहीं पसंद आया उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इंजन परफॉर्मेंस इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंजन ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक्चुअली इंजन ऑप्शंस नहीं है आपके पास में, सिर्फ एक इकलौता इंजन मिलता है, विच इज़ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नॉन टर्बो। दैट्स राइट, नॉन टर्बो। जैसे कि आपने अल्ट्रॉस में देखा था कि शुरुआत में उसके साथ भी आपको नॉन टर्बो ही ऑफर किया गया था, बाद में टर्बो इंट्रोड्यूस किया गया था। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला या सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी या नहीं जाएगी। ये इंजन आपको लगभग 85 bhp की पावर देता है और 113 या 115 न्यूटन मीटर्स का आपको पीक टॉर्क देता है। अब ऑन पेपर आपको लगेगा कि ठीक ठाक पावरफुल है एक नॉन टर्बो के हिसाब से, बट वो जो इनहेरेंट 3 सिलेंडर इंजन वाली कुछ शिकायतें होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, विच इज़ इनिशियल ग्रंट आपको नहीं मिलता है। वंस यू आर ऑन द मूव लाइक आई एम राइट नाउ, हम हाईवे की तरफ आ गए हैं, हम बीच में सिटी में चला रहे थे, तो हाईवे पे आ गए, आप ऑन द मूव हैं तो आपको कोई परेशानी होती नहीं है। अभी मैं चला रहा हूँ लगभग 80 kmph की स्पीड पे, लगभग 2200-2300 RPM पे ये आराम से चलता रहता है, कोई स्ट्रगल नहीं होता है। बट द मोमेंट यू आर इन सिटी, जिसके लिए कार बनाई गई है, क्योंकि आप सिटी कम्यूटर के हिसाब से इसे यूज़ करेंगे, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इंजन का स्लगिशनेस, इंजन में वो जो वाइब्रेशंस हैं, इनहेरेंट 3 सिलेंडर वाली जो कमियाँ हैं, नॉइज़ है, वो सब आपको सुनाई देती रहती है। मतलब जब हम बम्बर ट्रैफिक में थे, तब उस वक्त जब आप ब्रेक करते हो फिर आप वापस से स्टार्ट करते हो, तो वो जो जर्क फील होता है यूजुअली 3 सिलेंडर प्लस एक कॉम्बिनेशन AMT वाला। आई एम नॉट श्योर टाटा मोटर्स क्यों इतने अच्छे से ट्यून नहीं कर पाती है अपने AMTs को, जितना कि अच्छा मारुति सुजुकी या फिर Hyundai करती है। पर यहाँ पर आपको
क्लियरली फील हो जाएगा कि बॉस हाँ दिक्कत है, कि इतना कुछ ख़ास आपको नहीं फील होता है। जर्क्स आपको लगातार फील होते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत थी, जो कि ये लोग मिस आउट कर देते हैं हर बार। हमने टियागो में देखा है इनकी, और AMTs में देखा है, और अब सेम यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस या वो जो ईज़ होती है ड्राइविंग की, अगर आप पावर ट्रेन के हिसाब से देखो तो वो आपको उतनी कुछ खास नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ सिटी की ही बात कर रहे हैं, जो कि मुझे पसंद आई है, जो दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे वो है ओवरऑल विजिबिलिटी। इट्स वेरी वेरी गुड। मतलब यू सिट प्रीटी हाई, बोनट क्लियरली आपको दिखाई देता है, ORVMs काफ़ी बड़े हैं, IRVM भी ठीक ठाक बड़ा है। हालांकि ये अजीब से दानवाकार शेप के आपको यहाँ पे पीछे जो बैठे हैं हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड है, तो वो थोड़ा सा व्यू आपका ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर उसके ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट्स नाइस, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत ही बड़े हैं इसके जो हेडरेस्ट हैं, और क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग कार, तो आपको चलाने में से परेशानी नहीं होती है कि हाँ आपको मनूवरेबिलिटी में या लेन चेंज आपको करना पड़ता है, या आपको पार्किंग स्पॉट्स में खड़ी करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत होती है। वैसी कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। स्टीयरिंग फील्स रियली लाइट फॉर सिटी। हाईवे पे आने के बाद में ओवरऑल आपको बहुत अच्छी स्टीयरिंग की फीडबैक भी अच्छा मिल जाता है, फील भी अच्छी मिल जाती है। बट मेन जहाँ पर ये मात खा जाते हैं और जहाँ पर इनको काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, वो है इनका ओवरऑल वो जो जर्कीनेस दूर करना, या वो वाइब्रेशंस। इंजन ठीक ठाक नॉइज़ी भी फील होता है उस वक्त, क्योंकि AMT अपना स्ट्रगल करता रहता है मैचअप करता रहे मैच करने में और गियर चेंज करने में, तो वो एक चीज़ है। हाईवे पे आप आते हो तो थोड़ा सा बेहतर लाइक आई सेड की फील होने लग जाता है, मोमेंटम आपको थोड़ा सा बेहतर लगने लग जाएगा, डाउन शिफ्ट भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। जैसे ही आप पुश करने की कोशिश करते हो खटाक से डाउन शिफ्ट करता है, तो वो एक अच्छी चीज़ आपको फिर यहाँ पे लगने लग जाती है। प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, आई नॉट श्योर इफ वी हैव स्पोकन अबाउट इट, बट ये वही अल्फा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि हमने एल्ट्रॉस को देखा है। एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म पे ये बिल्ट है, तो आई एम श्योर कि ओवरऑल जो सेफ्टी रेटिंग्स होंगी इसकी वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। वो देखने लायक वाली बात होगी। यूजुअली लॉन्च के आसपास ये लोग अपना क्रैश टेस्ट करवाते हैं, ग्लोबल NCAP एजेंसी को बेचते हैं, तो आई होप दे परफॉर्म रियली वेल, क्योंकि ये लोग कंसिस्टेंटली अपनी हर गाड़ी के साथ में वो करते आए हैं। बट एक कमी कई लोगों को लगी, क्योंकि SUV क्रेडेंशियल्स है, फिर आप उम्मीद करते हो कि भैया डीजल वीजल किधर है, SUV का मतलब तो डीजल ही होता है हमारे लिए, बट वो चीज़ नहीं है। और उतना टॉर्की ये इंजन लगता नहीं है एक्चुअली, मतलब बहुत ही सिटी फोकस्ड मोमेंटम में हो तो ठीक चल लेती है। जैसे अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को, जैसे ही आप शहर में आओगे आपको एक्चुअली लगेगा कि नहीं यार, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है। नॉइज़ भी है, हल्के फुल्के वाइब्रेशन भी आपको फील होते हैं, और कुछ कुछ जगह पे जब आप सिटी में होते हो, नोटिस किया मैंने, उनके AMTs में होता ही है, आपने ब्रेक मार लिया चलते चलते, एकदम से ब्रेक मार लिया, जो यूजुअली आप सिटी में बार बार करते रहते हो। ब्रेक मारने के बाद में एक पॉइंट आता है जब इतना वाइब्रेशन होता है कि वो आप जब हम मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो क्लच ब्रेक कॉम्बिनेशन हम खुद देखते हैं। एक पॉइंट होता है बाइट पॉइंट आने से पहले, जब गाड़ी से लगती है कि बंद होने वाली है, तो वो ऑलमोस्ट फीलिंग आने लग जाती है। हालांकि बंद नहीं होती, अच्छी बात है AMTs के साथ में, बट आई होप कि वो रिलायबिलिटी वाला इशू कभी आए ना, जो यूजुअली कई बार टाटा की कार्स में आ जाता है। हाईवे के लिए आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग अबाउट 100 kmph, और 100 kmph आप स्लाइटली बिलो 3000 RPM करते हो, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3000 RPM आप बोल सकते हो, करते हो, पूरा दिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक चीज़ जिसमें दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे लगा है ब्रेकिंग, मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग डेफिनेटली नहीं है। सिटी में कहीं क्या लगता है इतना स्पॉन्जी है, और बाइट मतलब इतना लेट आता है कि फीलिंग जो है ऐसा लगता है कि हाँ कहीं अड़ ना जाए आगे वाली गाड़ी के, या भिड़ ना जाए आगे वाली गाड़ी के, तो वो आपको फीलिंग आती है। तो ब्रेक्स पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आई एम श्योर कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, पर ड्रम ब्रेक्स भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें 2 मोड्स आपको मिलते हैं, इको और सिटी मोड मिलता है, और अच्छी बात है इसमें वो स्पोर्ट्स मोड नहीं दिया गया, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि ये स्पोर्टी कैरेक्टर तो इसमें डेफिनेटली नहीं है, ना तो ओवरऑल गाड़ी में है, ना इस पावर ट्रेन में है। आप आराम से चलाओ, काम चलाओ, बट इफ़ यू वांट टू पुश इट, को लगता है कि स्टीयरिंग एकदम बहुत अच्छे शार्प होगी, बहुत अच्छा फीडबैक होगा, ऐसा नहीं है।
ख़राब नहीं है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में बहुत अच्छी है। लाइक आई सेड 100 kmph 120 kmph आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आप वो स्पोर्टी वाला एलिमेंट एक्सपेक्ट ना करो। 0 to 100 कंपनी का क्लेम है 16.5 सेकेंड्स, प्रॉब्ली वन ऑफ दी स्लोएस्ट वाली चीज़ है। अब इस गाड़ी में आप उम्मीद कीजिए कि मारुति वाला 1.2 लीटर वाला इंजन आ जाता है, 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, तो ये एकदम चुम्बेश्वरी सी परफॉर्मेंस हो जाती है, क्योंकि दैट इज़ अ फैंटास्टिक इंजन इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, स्पोर्टी परफॉर्मेंस। इनफैक्ट जो मारुति का ही 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि ऑल्टो केटन में देते हैं, वैगनार में देते हैं, सभी गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियों में देते हैं एंट्री लेवल, वो इससे ज़्यादा स्पोर्टी फील होता है। आई एम श्योर वो भी 0 to 100 इससे फास्ट करेगा, 14-15 सेकेंड्स के आसपास कर देगा वो, पर ये आराम से चलाओ, काम चलाओ टाइप गाड़ी है। अभी हम AMT चला रहे हैं और मोस्टली हमने AMT चलाई है क्योंकि सिटी फोकस गाड़ी है, अर्बन सेंट्रिक गाड़ी है। अब ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करें तो ये इनकी बेस्ट बात है, मतलब टाटा मोटर्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ख़राब रास्ते जो रेगुलर एंडुलेशंस हैं, हाईवेज़ पे जो पैचेस मिलते हैं या गड्ढे मिल जाते हैं, कभी कभी एंडुलेशंस मिल जाती हैं, रम्बल स्ट्रिप्स मिल जाती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट फील होती है। मतलब गड्ढे वड्ढे तो ये नाश्ते में खा जाए वैसी वाली चीज़ है। और इस सेगमेंट में कंपनी का क्लेम है कि ये ठीक ठाक ऑफ रोडिंग भी कर लेती है। हालांकि अगर हमें मौका मिला तो हम जाएंगे, वरना कभी थोड़े से लंबे टाइम के लिए हमें मिलेगी तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करके देखेंगे, मतलब हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग। बट हाँ, यू कैन स्ट्रेट अवे से कि भैया आप जब आप इसे थोड़े गाँव वाले रास्तों पर लेके जाओगे, मिट्टी विट्टी थोड़े टूटे फूटे रास्ते, वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशंस डू देयर जॉब रियली वेल, तो आई डोंट थिंक राइड क्वालिटी वाइज आपको इससे कोई परेशानी होगी। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस टाटा की नई नवेली मिनी / माइक्रो SUV पंच को लेकर। बहुत सारी खूबियाँ हैं, कई सारी खामियाँ हैं, मतलब इनफैक्ट बहुत सारी खामियाँ हैं जो कि मैंने इस वीडियो में हाईलाइट की है, इस रिव्यू में हाईलाइट की है, और मुझे लगता है कि उन सभी खामियों को दूर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, कॉम्पनसेट किया जा सकता है सिर्फ एक चीज़ से, और वो है प्राइसिंग। अगर ये प्राइसिंग एग्रेसिव रख देते हैं तो फिर वो सारी खामियाँ जो हैं वो आप साइडलाइन कर देंगे या उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है अभी तक नहीं बताई गई है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस किया जाएगा। एल्ट्रॉस के भी नीचे से पोजीशन किया जाएगा। दैट मीन्स इसका बेस वेरिएंट एल्ट्रॉस से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये सस्ता होने वाला है, और इसका टॉप एंड वेरिएंट है वो भी एल्ट्रॉस से लगभग उतना ही 30 हज़ार के आसपास, 30-35 हज़ार के आसपास सस्ता होने वाला है। लोडेड सारे फीचर्स वही आपको मिल जाते हैं जो एल्ट्रॉस में मिलते हैं। एल्ट्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी बेस्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें एल्ट्रॉस से शेयर भी करती है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस इस नई नवेली टाटा पंच के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।